ममता कौशिक की 3 बहुएं थी। बड़ी बहू सपना, मंझली बहू सीमा और छोटी बहू अंजलि थी। सपना और सीमा ने शादी के कुछ महीने बाद ही ममता से अलग होकर अपना अपना खाना पकाना शुरू कर दिया था। वहीं अंजलि ममता और बाकी सभी के साथ रहा करती। ममता कौशिक का 3 फ्लोर का घर था। सबसे ऊपर सपना रहा करती, बीच में सीमा और सबसे नीचे अंजलि। इस हिसाब से उनके घर में 3 रसोइयां थी। ऐसी एक सुबह ममता नाश्ते की टेबल पर। अंजलि बहू, खाने में क्या बनाया है आज? माँ जी, मैंने आपके लिए उपमा और सांभर बनाया है। अच्छा, खुशबू तो मुझे आलू के पराठे की आ रही थी। आलू के पराठे? वो तो मैंने नहीं बनाए माँ जी। हो सकता है सीमा दीदी या सपना दीदी ने बनाए होंगे, तभी आपको उनकी रसोई से खुशबू आ रही होगी। हाँ, हो सकता है। चल कोई बात नहीं, ला तो उपमा और सांभर लेकर आ जा। अपनी सास की बात सुनकर अंजलि गर्मा गर्म नाश्ता उनके लिए भेज देती है। तभी अंजलि का ससुर मोहन और पति राहुल आ जाते हैं और मोहन बोलता है, बहू, अब मुझे गर्मा गर्म अदरक वाली चाय दे दे। और जल्दी से हमारा लंच दे दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये लीजिए पापा जी, आपकी चाय और ये आपका लंच, और नाश्ता ना जरूर करके जाइएगा। हाँ ठीक है। इतना कहकर फटाफट से नाश्ता करता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। ममता और मोहन भी नाश्ता करने के बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं। क्योंकि मोहन और ममता अंजलि के पास रहा करते थे, इसलिए अंजलि की रसोई में ही सबसे ज्यादा खाना पकाया जाता था। कोई भी रिश्तेदार आता तो वो अंजलि के पास ही आता, जिस वजह से अंजलि का ज्यादातर वक्त रसोई में ही बीत जाया करता। ऐसी एक दिन अंजलि बर्तन धोकर आती है और अपने हाथों से पानी झाड़ते हुए कहती है, कहने को तो मेरे घर में 3 रसोई है, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत तो मैं ही करती हूँ। मेरी दोनों जेठानियाँ बस आराम करती रहती हैं। उन्हें तो सास ससुर से तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है, और कोई रिश्तेदार आए या ना आए उनको कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ने अपनी अपनी रसोई अलग करके रखी हुई है। अंजलि इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सपना और सीमा आ जाते हैं और सपना बोलती है, क्या बात है अंजलि, अकेली क्या बड़बड़ा रही हो? लगता है अंजलि में भुतवा आ गया है। कुछ भी नहीं दीदी, आप दोनों यहाँ कैसे? वो शक्कर खत्म हो गई थी तो वही लेने आई थी। और मुझे थोड़ा सा अदरक चाहिए था। ठीक है, आप रुकिए, मैं लेके आती हूँ। अंजलि शक्कर और अदरक लेकर आती है और सीमा और सपना को दे देती है। तभी सपना बोलती है, मेरी बात मानो अंजलि, तुम भी अपना चूल्हा चौका अलग कर लो। अरे सासू माँ अभी खुद से बनाकर खा ले, इतनी तो उनकी जवानी बाकी है। तुम क्यों सारा सारा दिन चूल्हे में लगी रहती हो? सही कह रही है सपना दीदी। अरे मैं तो आते ही सासू माँ की चाल चलन समझ गई थी। किसी काम को हाथ नहीं लगाती, बस सारा दिन ऑर्डर ही देती रहती है। इससे तो अच्छा है कि अपना बनाओ और अपना खाओ। वैसे भी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है। अगर चौथी रसोई तुम बनाओगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। इतना कहकर सीमा और सपना आपस में हाई फाई करते हैं और अपने फ्लोर पर चले जाते हैं। उन दोनों की बात सुनकर अंजलि खुद से बोलती है, बड़ी आई मुझे बताने वाली और मुझे नसीहत देने वाली ये दोनों। मुझे क्या करना है क्या नहीं, इनसे पूछने की ना मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी रसोई अलग करनी होगी, तब मैं अपने बाद में देख लूंगी, लेकिन मैं इनके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। इतना बोलकर अंजलि दोनों की बात को इग्नोर कर देती है और घर के कामों में लग जाती है। वक्त गुजरता चला जाता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ मोहन और ममता की डिमांड भी बढ़ती चली जाती। कभी उन्हें मीठा खाने का मन करता तो कभी तीखा खाने का मन होता, जिसके चलते ही हमेशा अंजलि कभी समोसे तो कभी दही भल्ले तो कभी पराठे और मोमोज और मीठे जैसी चीजों को बनाती रहती, और वो लोग भी घर पर इन चीजों को बनवाते रहते। ऐसे एक दिन मोहन अंजलि से बोलता है, बहू, आज मेरा ना भेलपूरी खाने का मन कर रहा है, तू बना देगी क्या? जी पिताजी, जरूर बना दूंगी। और बेटा, मेरे लिए ना तुम चाट पापड़ी बना देना। तुम तो जानती हो मुझे बाहर का खाना हानिकारक होता है, इसलिए ना तुम घर में ही बना देना। जी क्यों नहीं, अभी बना देती हूँ। सास ससुर की फरमाइश को पूरा करने के लिए अंजलि रसोई में जाती है और वो देखती है कि भेलपूरी बनाने के लिए घर में प्याज तो है ही नहीं। अंजलि प्याज लेने के लिए सीमा के फ्लोर पर जाती है, जहां वो आराम से सोफे पर बैठकर सपना से बातें कर रही होती है और उसका पति रसोई में खाना बना रहा होता है। तभी अंजलि बोलती है, दीदी आप क्या मुझे 2 प्याज दे सकती हैं? थोड़ा जल्दी चाहिए था। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी देती हूँ, रुको। क्या बात है अंजलि, प्याज का इस वक्त में क्या काम है? अभी तो रात की सब्जी बनने में वक्त है, तो शाम को बाजार से भी ला सकती थी। अरे दीदी, पापा जी को ना भेलपूरी खाने का मन है और माँ जी को चाट पापड़ी, बस इसीलिए प्याज चाहिए था। तुम भी ना अंजलि, तुम्हें कितनी बार समझाया है अपनी रसोई अलग कर लो। अरे हम दोनों को देखो
कितना कम खाना बनाते हैं और ज्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होते, और तुम हो कि सास ससुर की फरमाइशों को पूरा करने में लगी रहती हो। रसोई अलग करने में ही भलाई होती है, और जब कभी हमारा खाना बनाने का मन ना हो तो हमारे पति बना देते हैं। लाइव एग्जाम्पल तो तुम कुछ देख ही रही हो। अरे तुम भी ऐसे ही राहुल को अपने काबू में रखो। सपना की बात सुनकर अंजलि प्याज को अपने हाथों में मरोड़ती हुई नीचे आ जाती है, जिसके बाद वो भेलपुरी और चाट पापड़ी बनाकर मोहन और ममता को दे देती है। ऐसी एक दिन अंजलि खुद से बोलती है, दोनों जेठानियों को क्या लगता है कि उन्होंने अलग अलग रसोई करा के बहुत बड़ा तीर मार लिया। अब मैं उनको बताऊंगी जो मजा परिवार के साथ खाने में है ना, जब देखो बंटवारा कर लो कहती रहती पूरे टाइम। ऐसी एक शाम जब सपना और सीमा अपने अपने पति के साथ डिनर के लिए बाहर गए होते हैं, तभी चोरी छुपे अंजलि बारी बारी से उनके फ्लोर पर जाती है और उनके सिलेंडर की सारी गैस निकालकर खिड़की खुली छोड़ देती है, जिसके बाद सिलेंडर ऑफ करती है और वापस से नीचे आ जाती है। अगली सुबह जब सपना और सीमा दोनों सुबह का चाय नाश्ता बनाने लगती हैं, तो वो देखती हैं कि सिलेंडर में गैस ही नहीं है। तभी सपना सीमा के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे सीमा, मेरा सिलेंडर खत्म हो गया यार, तेरे गैस पर खाना बना लूं क्या? अरे मेरा भी सिलेंडर खत्म हो गया है। समझ नहीं आ रहा आजकल क्या हो रहा है। समझ नहीं आ रहा, कल तक तो ठीक से चल रहा था, आज क्या हो गया। एक काम करते हैं, अंजलि के पास चलते हैं। सीमा और सपना सबसे नीचे अंजलि के पास आ जाते हैं, जहां अंजलि सभी को गर्मा गर्म नाश्ता परोस रही थी। अंजलि के खाने की खुशबू सूंघकर सीमा और सपना का दिल भी जाग जाता है। तभी वो उन दोनों को देखकर ममता बोलती है, आज आसमान का चांद धरती पे कैसे उतर गया? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? सिलेंडर खत्म हो गया। तो जाकर भरवा कर लाओ ना, यहाँ क्या कर रही हो फिर? माँ जी, नाश्ता बनाना था इसीलिए। जी माँ जी, अगर आप इजाजत दे दे तो हम आपकी रसोई में खाना पका सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, जाओ जाकर ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, बहुत पैसे हैं ना तुम्हारे पास। अपनी अलग अलग रसोई बना सकती हो, सब कुछ कर सकती हो, तो क्या बाहर से खाना भी नहीं खा सकती हो? अरे माँ जी, गुस्सा मत कीजिए। अरे सीमा दी और सपना दी, आइए बैठिए ना, मैंने नाश्ता ना थोड़ा ज्यादा ही बनाया है, आप दोनों बैठिए खाइए। अंजलि के कहने पर सीमा और सपना उछलकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं और फटाफट से नाश्ता करते हैं। इतने टाइम बाद सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और सीमा और सपना को भी बहुत अच्छा लगता है। दिन गुजर जाते हैं और रोज ही अंजलि कुछ ऐसा करती जिस वजह से सीमा और सपना सभी के साथ नीचे आकर खाना खाती। साथ में अंजलि के साथ वो खाना पकाने में भी मदद करती। रोज और ये सब कुछ होता था। एक दिन ममता उन दोनों से कहती है, क्या बात है, अब तुम दोनों को अपनी रसोई का खाना अच्छा नहीं लगता क्या, जो रोज रोज नीचे आ जाती हो खाना खाने के लिए? तुम दोनों को तो बहुत शौक था अलग अलग रसोई बनाने का, अब क्या हो गया? माँ जी, सच कहे तो इतने दिनों बाद जब सब ने एक साथ बैठकर खाना खाया, बातें की तो बहुत अच्छा लगा। हम ऊपर अपने अपने फ्लोर पर खाना तो बनाते हैं, लेकिन अकेले खाना खाने का मन भी नहीं करता है। कभी कभी तो मैं और सीमा खाना बनाकर बस उसे देखते रहते हैं और उसे सही से खा भी नहीं पाते। दीदी सही कह रही है माँ जी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो हम परिवार में रहने का मोल समझ नहीं सके और खुद को परिवार से अलग करके, जबकि यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। परिवार में एक साथ रहना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। सीमा दी और सपना दी, आप दोनों की मुंह से ये बात सुनकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर ये 3 रसोई को हम एक रसोई बना ले, हम तीनों मिलकर रोज अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे। बोलो, मिलाती हो हाथ? हाँ बिल्कुल। इस तरह की एक छोटी सी कोशिश के साथ ममता और मोहन का सारा परिवार एक साथ फिर से जुड़ जाता है और तीनों रसोइयां टूटकर केवल एक रसोई बन जाती है, जिसमें सभी के लिए हर दिन अच्छा अच्छा खाना पकाया जाता था और खाया भी जाता था। नेहा और निशा दोनों एक ही गांव में रहती थी। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्त थी। नेहा ने हमेशा से ही निशा को दोस्त माना। वो कभी भी कुछ भी लेती, दोनों मिल बांट कर खाया करती। अब दोनों ही बचपन की सहेलियां इतनी बड़ी हो गई कि दोनों एक दूसरे से बिछड़ने वाली थी। नेहा और निशा दोनों के लिए एक साथ ही रिश्ता आता है। दोनों अपने घर जाती हैं और दोनों को पता चलता है कि दोनों की शादी तय हो गई है। निशा का रिश्ता शहर में हुआ था, तो वहीं नेहा का रिश्ता एक छोटे से गांव में। निशा नेहा से मिलने आती है। सुन नेहा, तुझे पता है मेरी शादी तय हो गई है, वो भी शहर। कांग्रेस निशा, मेरी भी शादी लग गई है, पर मेरी शादी गांव में लगी है। तेरा तो अच्छा है निशा, अब तू तो दूर शहर चली जाएगी, वहाँ बहुत ऐश करेगी। हाँ तू सही बोल रही है,
मैंने भी सुना है शहर के घर में हमेशा अगल बगल में नौकर रहते हैं। कहीं भी बाहर जाओ, गाड़ियाँ हमेशा बाहर खड़ी रहती है। मैं तो रानी बनकर रहूंगी, रानी। और तू एक गांव से निकलकर दूसरे गांव चली जाएगी, और तेरी तो किस्मत ही खराब है। नेहा, तू अपने घर वालों को बोलती क्यों नहीं है कि तेरी शादी भी शहर में करवा दे? नहीं निशा, मेरे माता पिता के ऐसे हालात नहीं है कि वो मेरी शादी शहर में करा दे। मेरे बाद मेरी 2 बहनें हैं, और तुझे तो पता है कि शादी में बहुत खर्चे होते हैं। अगर बाबा मेरे ऊपर सारा खर्चा करेंगे तो मेरी बहनों का क्या होगा? चल, जैसी तेरी इच्छा। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे शहर जाने की तैयारी करनी है। तू जरूर आइयो मेरी शादी में। हाँ हाँ, जरूर आऊंगी। नेहा और निशा दोनों अपने घर से निकल जाते हैं और अपनी अपनी शादी के लिए तैयारी करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी एक दिन ही होती है। दोनों की विदाई होती है। दोनों अपने अपने ससुराल पहुंचती। नेहा अपने ससुराल पहुंचती है तो वहां पहुंचते ही अपना ससुराल देखकर दंग रह जाती है और मन ही मन कहती है, क्या है ये, मेरा ही ससुराल है ना? इतने छोटे से गांव में इतना बड़ा घर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं ठाकुर खानदान की बहू हूँ। मेरी किस्मत भी निशा की तरह है। वो शहर में अमीर में गई है और मैं गांव में अमीर घर में गई हूँ। नेहा के गृह प्रवेश की रस्म हो जाती है तो वहीं निशा अपने ससुराल पहुंचती है। लेकिन वो जैसे ही ससुराल जाती है तो दुखी हो जाती है। क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था गाँव से निकलकर शहर आई हूँ, यहाँ बिल्कुल ठाठ से रहूंगी, लेकिन यहाँ तो एक ही कमरा है जिसमें रसोई बाथरूम सब है। मैं कैसे रह पाऊंगी यहाँ? दोनों ही सहेलियों की जिंदगी एकदम अलग अलग हो गई। नेहा जो गरीब घर से थी, उसकी शादी एक बड़े खानदानी घर में हो गई, और निशा जो ऐसे माहौल में पली बड़ी, वो एक शहर के छोटे से घर में जाकर बस गई। एक तरफ नेहा का पति बड़ा जमींदार था तो निशा का पति छोटे से बैंक में चपरासी। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और गुजरते दिनों के साथ दोनों अपने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती हैं। ऐसे ही एक दिन नेहा अपनी रसोई में खाना बना रही थी। उसकी सास सीमा उसे रसोई में देख लेती है। अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? माँ जी, मैं बहू, अगर तुझे कुछ चाहिए तो किसी को बोल दिया कर, वो ले आएगा तेरे कमरे में। तुझे रसोई तक आने की कोई जरूरत नहीं। नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस ये सोच रही थी कि सबके लिए खाना बना दूं। खाना बनाने के लिए घर में 36 नौकर है। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाहर लोगों को पता चलेगा कि ठाकुर खानदान की बहू रसोई में खाना बनाती है तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। चल यहाँ से, अपने कमरे में टीवी देख। नेहा की सास कुछ भी नहीं कहती तो वहीं निशा की सास उसे परेशान करके रखती। एक दिन निशा कमरे में बैठकर अपना फोन चला रही थी। तभी निशा की सास विमला उसे देख लेती है। अरे ओ महारानी, तेरे घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? कर दूंगी माँ जी, अभी बस 5 मिनट रुक जाओ। अरे सूरज सर पर चढ़ाया है और तेरा फोन नहीं छूट रहा। तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया भी है या ऐसे ही पाल पोस दिया? देखिए माँ जी, आप मुझे कितना भी कुछ कह लो, मेरे घर वालों को कुछ मत कहना। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो शहर का रिश्ता सुनकर हाँ कर दिया। मेरे घर वालों ने कोई काम नहीं करवाया आज तक मुझसे, और एक यहाँ महारानी की जगह नौकरानी बना दिया है मुझे। अच्छा तो चल जा, अपने माँ बाप के पास ही रह। मैं अपने बेटे की कहीं और शादी करवा दूंगी। कम से कम घर का काम तो करेगी, तेरी तरह नहीं कि बस फोन में ही घुसी रहे। जहाँ नेहा की सास का बर्ताव नेहा के लिए जितना अच्छा था, वहीं निशा के ससुराल में उसकी इज्जत कम थी। दिन निकलते रहते हैं और दिवाली आ जाती है। दिवाली की चहल पहल बहुत थी। शहर में भी दिवाली मनाने की तैयारियां चल रही थी और गांव में भी। दिवाली वाले दिन नेहा दिए लेकर रख रही होती है। तभी सीमा नेहा को कहती है, बहू क्या कर रही है? हाँ आई माँ जी, बस थोड़े से दिए निकाल कर रख रही हूँ। तुझे कितनी बार कहा है कि घर के ये छोटे मोटे काम मत किया कर। घर में बहुत नौकर है काम करने के लिए। माँ जी, मैं ना बहुत छोटे परिवार से हूँ। मुझे वहाँ के ये सारे छोटे मोटे काम करने में बहुत खुशी मिलती है, और मेरे बाबा ने मुझे बोला है कि अपने ससुराल वालों को कभी भी शिकायत का मौका मत देना। अरे हमें तो सर्वगुण संपन्न बहू मिली है, हमें क्या शिकायत भला। चल ये सब छोड़, चल आज मार्केट चलते हैं, दिवाली की थोड़ी खरीदारी कर लेंगे। और तेरी तो पहली दिवाली है, तुझे कुछ गहने दिलाने हैं।
जहाँ सीमा और नेहा दोनों दिवाली की खरीदारी के लिए बड़ी दुकान में जाते हैं, तो वहीं निशा भी अपनी सास के साथ मार्केट जाती है। नेहा की सास उसे बड़े ज्वेलरी की दुकान में ले जाती है, तो वहीं निशा की सास उसे छोटे से मार्केट ले जाती है। निशा को एक बड़ी सी ज्वेलरी की दुकान दिखाई देती है, तो विमला कहती है, माँ जी देखो ना गहनों की दुकान, चलो ना कुछ गहने लेते हैं। हा, गहने लेगी, वो भी इस दुकान से? आजा चल, तुझे गहने दिलवा देती हूँ। ये देख 10 रुपए की सेल लगी है, ले ले। आपसे कुछ बोलना ही बेकार है, कुछ बोलो तो उल्टा जवाब देती हो। मेरी माँ पापा मुझे हर दिवाली पर कुछ नया दिलाते थे और आज यहाँ रोड की सेल से सामान लूँ मैं? ज्यादा महारानी मत बन, चुपचाप से लेना है तो ले, वरना चल यहाँ से। वहीं सीमा नेहा को बड़े से जेवर की दुकान में ले जाकर कहती है, ले बहू, तुझे जो पसंद आए उसे उठा ले। नहीं माँ जी, मैं सब चीजों का क्या करूँगी, मुझे चीजों की आदत नहीं है। बहू, तू ठाकुर खानदान की बहू है, तुझे इन सब चीजों की आदत डालनी होगी। ठीक है माँ जी। कुछ महंगा ले लियो, तू जिस पर हाथ रखेगी वही तेरी हो जाएगी। सीमा नेहा को जेवर दिलाकर घर ले जाती है और अच्छे से दिवाली मनाती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और गुजरते दिन के साथ दोनों सहेलियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। दोनों की डिलीवरी का समय नजदीक होता है। निशा अपनी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल देख रही थी, तभी विमला कहती है, क्या देख रही है फोन में? अब छोड़ दे, अपने बच्चे के बारे में सोच ले। माँ जी मैं तो बस हॉस्पिटल देख रही हूँ। ये देखिए सिटी हॉस्पिटल, आप मुझे यहीं लाना। काहे का हॉस्पिटल? हमारे जमाने में सबके बच्चे घर पर होते थे, कोई डॉक्टर के नहीं जाता था। दाई माँ आएगी वो ही देख लेगी, समझी? अपने दिमाग का तार ज्यादा मत चला। जहाँ निशा की डिलीवरी घर में ही होती है, वहीं नेहा की डिलीवरी एक बड़े से हॉस्पिटल में होती है, जहाँ उसकी देखरेख करने के लिए डॉक्टर्स और नर्सें थीं। दोनों ने अपने अपने बच्चों को जन्म दिया, बच्चे की देखभाल करने लगे। ऐसे ही एक दिन विमला निशा को सुबह उठाते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, उठ जा और जाकर नल से पानी भर ले। माँ जी सुबह सुबह इतना गला क्यों फाड़ रही हो? अभी तो 4 बजे हैं बस। हाँ इसीलिए कह रही हूँ, 4 बज रहे हैं, पानी भर ले, समझी? निशा सोकर उठती है और पानी भरने जाती है और खुद से कहती है, मेरे मायके में क्या जिंदगी थी मेरी, और यहाँ नौकरानी बना दिया है। वहाँ कुछ भी नहीं किया और यहाँ सारा काम करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। जहाँ निशा इतना दुखी थी, वहीं नेहा अपने ससुराल में खुश थी। एक दिन उसकी सास उसके लिए बहुत सारे पकवान बनाती है और उसे खिलाती है और मन ही मन कहती है, कितनी अच्छी किस्मत है मेरी, जहाँ मुझे एक वक्त का खाना इतनी मुश्किल से मिलता था, आज वही मुझे पेट भर खाना मिलता है। भगवान ऐसी खुशी हर गरीब लड़की को दे। एक सहेली जहाँ अपने ससुराल में खुश थी, तो वहीं एक सहेली अपने ससुराल में दुखी। निशा ने अपने अमीर सपने देखने के चक्कर में अपने सुखी जीवन को ही खो दिया और नेहा गरीब होकर भी ऐसे घर में गई जहाँ उसे बहुत प्यार मिला। सविता की 2 बहुएं थी, काली बहू मालती और गोरी बहू सुधा। सुधा मालती की जेठानी होती है। दोनों देवरानी जेठानी में बिल्कुल सगी बहनों की तरह प्यार था। एक दिन मालती और सुधा दोनों ही घर के काम कर रही थी और सविता हॉल में बैठकर अखबार देख रही थी। तभी सविता की पड़ोसन कुंती हाथ में मिठाई का डब्बा लिए आती है। ले सविता, मुंह मीठा कर, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हो गया, तू इतनी खुश क्यों है? और मिठाई किस खुशी में बांट रही है? कौन सी लॉटरी लग गई तेरी? अरे लॉटरी लगने से भी बड़ी बात है सविता। नाचती रहेगी या कुछ बोलेगी भी? अब बोल, मुझे और भी काम है। अरे बात ऐसी है कि मैं दादी बनने वाली हूँ। मेरी बहू पेट से है, बस इसी खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रही हूँ। ये तो बड़ी ही अच्छी खबर है। पता नहीं मेरे नसीब में ये खुशी कब आएगी। मेरी 2 बहुएं हैं, पर एक को भी बच्चा नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सही बोल रही है। तेरी बहू की शादी को तो 1 साल हो गया है, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा। सविता एक काम कर, तो इनको डॉक्टर के पास ले जा, शायद वहाँ से कोई मदद मिल जाए। हाँ तो सही कह रही है, ये दोनों तो खुद जाएगी नहीं, लेकिन इन दोनों को कल ही डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। हाँ एक बार चेक करवा ले। चल अब मैं चलती हूँ, पूरे मोहल्ले में मिठाई जो देनी है। कुंती सविता को मिठाई देकर चली जाती है। कुछ देर बाद सुधा और मालती दोनों साथ में आते हैं और कहते हैं, कौन आया था माँ जी? कुंती आई थी, मिठाई देकर गई है। मिठाई किस खुशी में देकर गई हैं?
अरे उसकी बहू पेट से है, वो दादी बनने वाली है, इसीलिए पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रही है। अरे अभी तो 4 महीने पहले शादी हुई है ना, फिर इतनी जल्दी बच्चा कैसे? ये तो तुम दोनों सोचो कि उसकी अभी 4 महीने पहले शादी हुई है, वो माँ बनने वाली है, और तुम दोनों की शादी को 1-1 साल हो गया है, पर तुम दोनों में से एक ने भी खुशी नहीं दी है अभी तक। पर माँ जी, जरूरी तो नहीं है ना कि सबको बच्चा एक साथ हो, सबकी फैमिली प्लानिंग अलग अलग होती है। तू तो ज्यादा ज्ञान मत दे, मेरा भी मन है कोई मुझे दादी बोले, घर में बच्चे की किलकारी गूंजे, मैं भी खुशी खुशी मोहल्ले में मिठाई दूं। सविता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं और एक दिन अचानक से मालती को उल्टियाँ होने लगती है। उल्टी करते हुए सविता उसे देख लेती है और उसके पास जाकर कहती है, क्या हो गया तुझे, ठीक तो है ना? चल चल उठ यहाँ से। माँ जी, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से चक्कर आने लगा और उल्टियाँ शुरू होने लगी। एक काम बोल दो, बस कमजोरी आ जाती है, काम न काज के दुश्मन अनाज की, चल डॉक्टर के पास। सविता मालती को डॉक्टर के पास ले जाने वाली ही होती है कि तभी कुंती आती है। क्या हो गया मालती को, इसको कहाँ ले जा रही है? अरे इससे थोड़ा काम बोल दो कि चक्कर और उल्टी आने वाली होती है, बहुत ज्यादा ही नाजों से पाला है इसकी माँ ने। 1 मिनट रुक जा, जरूरी नहीं है कि काम की वजह से चक्कर और कमजोरी हुई हो, कुछ और भी कारण हो सकता है ये पेट से हो, मेरी बहू को भी ऐसे ही हो रहा था। चल तू फालतू की बात मत कर, अभी कुछ दिन पहले बिल्कुल ठीक थी, तो अभी अचानक पेट से कैसे होगी? रुक मालती बेटा, तू बता, कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है क्या तेरा, और जी अजीब सा लग रहा हो? हाँ आंटी जी, सुबह से 4 बार अचार खा चुकी हूँ। ले सविता, तू भी दादी बनने वाली है, तेरे घर भी खुशियाँ आने वाली है। कुंती इधर सविता और मालती से बात कर रही थी, तभी अंदर से सुधा हाथ में अचार खाते हुए बाहर आती है। क्या हो गया? मालती को सारे घेर कर क्यों बैठे हो? ठीक तो है ना मालती? अब सभी सुधा को अचार खाते हुए शक की नजरों से देखते हैं। तभी सविता कहती है, मालती तो ठीक है, पर तू अचार क्यों खा रही है? तू ठीक है ना? माँ जी, 2 दिन से पता नहीं क्या हुआ है, उल्टी हो रही है और खट्टा खाने का मन भी कर रहा है। आज सोचा डॉक्टर को दिखा देती हूँ। ले सविता, अभी तक एक भी बच्चा नहीं था, अब तेरी दोनों बहुएं एक साथ पेट से हैं। तेरे घर में 1 बच्चे नहीं 2 बच्चे आएंगे। हाँ कुंती, तू सही कह रही थी, आज मैं भी पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटूंगी, इन दोनों ने मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। सविता दोनों बहुओं को गले से लगाती है और खुश हो जाती है। ऐसे ही महीने निकल जाते हैं और दोनों की प्रेगनेंसी को 6 महीने गुजर जाते हैं। सविता दोनों बहुओं को एक जैसा ही ख्याल रखती, दोनों को खाना खिलाना, बालों में तेल लगाना, सारी सुविधाओं का ध्यान रखती। ऐसे ही एक दिन सविता की दूर की मौसी फुल्की देवी घर आती है और सविता को आवाज लगाते हुए कहती है, ए सविता बिटिया, कहाँ है रे? देख तेरी मौसी आई है। अरे प्रणाम मौसी जी, आप आज यहाँ कैसे? अरे अब तो और घर आने के वास्ते तुझसे पूछना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं मौसी जी, आप तो बहुत सही समय पर आई है, मेरी दोनों बहू पेट से है और अब आप ही दोनों की डिलीवरी करवाओगी। क्या बात है, दोनों बहू पेट से हैं? जरा दोनों को बुला तो देखूं कैसा है दोनों का बच्चा। सविता मालती और सुधा दोनों को ही आवाज लगाकर बाहर बुलाती है। ये कौन है माँ जी? ये मेरी दूर की मौसी है, ये तुम दोनों को देखेगी, तुम दोनों की अच्छे से देखभाल करेगी, क्योंकि तुम दोनों का पहला बच्चा है ना। हाँ बहुरिया, चलो दोनों बैठ जाओ यहाँ पर, एक एक करके देखती हूँ। फुल्की देवी दोनों को देख लेती है और वापस अपने अपने कमरे में भेज देती है। सुधा और मालती दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए वहाँ से जाती है। दोनों में इतना प्यार देखकर फुल्की सविता को कहती है, सविता, तेरी एक बहू तो बहुत काली है और एक बहू गोरी है। काली बहू का बच्चा बिल्कुल काला होगा, और अगर काली बहू की परछाई गोरी बहू के बच्चे पर गई तो सुधा का बच्चा भी काला होगा। क्या मौसी जी, ऐसा भी कभी हुआ है क्या? आप फालतू में दिमाग में उल्टी सीधी बातें मत डालो। अरे होवत है बिटिया,
नहीं तो तू देख लियो, जब बच्चा होगा तो सुधा को काला बच्चा होगा और मालती को गोरा होगा। कोई बात नहीं मौसी जी, बच्चा तो भगवान का रूप होता है, चाहे जैसा भी हो। आपने मुझे ये बात बोल तो दी, लेकिन किसी और को मत बोल देना। सविता फुल्की को सुनाकर चली जाती है। सविता को अपनी बहुओं का इतनी तरफदारी करता हुआ देखकर फुल्की को गुस्सा आता है और वो सोच लेती है कि सविता को नहीं बल्कि वो सुधा के दिमाग में ये चीजें भर देती है। फुल्की सुधा के कमरे में जाती है और कहती है, सुधा बहू, और कैसी है तू? अरे दादी जी आइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ कि आप यहाँ क्यों आई हो? आप मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। अरे नहीं नहीं, मैं तो तुझे बता देती हूँ कि तू अपनी देवरानी से दूर रहियो। अगर उसके साथ रहेगी तो तेरे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा और वो काला रंग का पैदा होगा। सुधा के दिमाग में फालतू की बातें डालकर फुल्की देवी चली जाती है और सुधा को भी शक हो जाता है। वो मालती को अब कभी भी अपने कमरे में नहीं आने देती और उससे दूर ही रहती। मालती को कुछ भी समझ नहीं आता और वो भी उससे दूर ही हो जाती। दिन बीतने लगते हैं और दोनों की डिलीवरी की डेट आ जाती है। दोनों ही एक सुंदर से बेटे को जन्म देती हैं। फुल्की की कही बात सही हो जाती है और मालती ने एक बहुत ही गोरे बच्चे को जन्म दिया और सुधा ने सांवले बच्चे को। दोनों हॉस्पिटल में एडमिट थी। सुधा की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसका बेटा सांवला है और मालती का बेटा बिल्कुल गोरा। मालती, मैंने तुझे हमेशा छोटी बहन जैसा प्यार दिया और तूने मेरा बच्चा बदल लिया। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? कैसी बात कर रही हैं आप? मैं क्यों आपका बच्चा बदलूंगी? ये मेरा ही बच्चा है। तू इतनी काली है और तेरा बच्चा गोरा कैसे हो सकता है? ये मेरा बच्चा है। ये सब पास में खड़ी सविता सुन रही होती है। सविता सुधा पर चिल्लाते हुए कहती है, तू चुप हो जा सुधा, तेरे दिमाग में गोबर भरा है क्या? ये बच्चा मालती का ही है। मेरे सामने तुम दोनों ने बच्चे को जन्म दिया है तो बच्चा बदल कैसे सकता है? और ये तेरा बच्चा क्यों लेगी? सविता के बहुत देर तक समझाने के बाद और सबूत दिखाने के बाद सुधा को यकीन हो जाता है कि उसका बच्चा किसी ने नहीं बदला। वो हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगती है। दोनों को घर लाते हैं और बहुओं के पहले बच्चे का स्वागत बड़े ही धूमधाम से करते हैं। केशव अपनी माँ सरला और बीवी पूनम के साथ रहा करता था। केशव सुबह ही अपनी पाव भाजी की दुकान लगाने के लिए सुबह के समय घर से निकल पड़ता और देर शाम घर लौटता। केशव अपनी पाव भाजी की दुकान से इतना तो कमा ही लेता था कि वो अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा कर पाए। एक रोज केशव अपने पाव भाजी की दुकान पर ग्राहकों को पाव भाजी बनाकर खिला रहा है। तभी केशव पाव भाजी बनाते हुए सोचता है, भगवान की दुआ से मेरी दुकान तो रातों रात बहुत ही तरक्की कर रही है, लेकिन अब लगता है मेरे इतने ग्राहक तो हो ही चुके हैं कि मैं थोड़ी बहुत चालाकियां भी करूंगा ना तो भी मेरे ग्राहकों को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे केशव भाई, कैसे हो आप? एक प्लेट पाव भाजी तो लगाना। अरे बड़े दिनों बाद दिखे हो, कहाँ थे इतने दिनों से? बस भाई थोड़ा गांव गया था मैं, माँ की तबीयत खराब है ना, उनसे ही मिलने के लिए गया था। लेकिन कुछ भी कहो, आपकी पाव भाजी का कोई जवाब नहीं। बहुत मिस किया मैंने आपकी पाव भाजी को। अरे भाई ये तो बस आपका प्यार है जो आपको यहाँ तक लेके आ जाता है। बस अभी लगाता हूँ आपका एक्स्ट्रा बटर वाला पाव भाजी। अब केशव पूरे दिन काम करने के बाद देर रात घर जाता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ छोटू आया था क्या सामान देने के लिए? मैंने कहा था माँ घर पे होंगी, घर पे पहुँचा दे। सामान तो दे गया है, लेकिन मुझे इस बार सामान कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रिफाइंड तेल, मैदे का कट्टा, सब मुझे लोकल कंपनी का लग रहा है। अरे माँ धीरे बोलो, धीरे। सब कुछ मैंने ही किया है, ये सब मैंने मंगवाया है। आप तो जानती हो ना कितनी महंगाई हो रही है और कौन इतना देखता है। सबको तो खाने से मतलब होता है और ऊपर से मेरी दुकान का नाम इतना फेमस हो गया है कि दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं मेरी पाव भाजी। देख ले केशव, कल को ऐसा ना हो इस खराब सामान की वजह से तेरी दुकानदारी पर फर्क आए। अरे माँ छोड़ो ये सब, मैं देख लूंगा। बस आप ना अभी के लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ अभी लगा देती हूँ, तू हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं खाना लगा दूँ। अब सरला अपने बेटे केशव के लिए खाना लगाती है और अगली सुबह ही केशव सुबह सुबह उठकर अपनी दुकान का सामान तैयार करता है।
तभी केशव के घर विमला का आना होता है। क्या बात है केशव, सुबह सुबह काम में लग गया है। और ये क्या कर रहा है तू? तू तो बड़ा लोकल तेल यूज करता अपने पाव भाजी में। बता, ये तो बहुत गलत कर रहा है तू। मेरा पोता गोलू भी तेरी ही दुकान का पाव भाजी लेकर रोज शाम को खाता है। अरे नहीं नहीं विमला, ये तो गलती से किसी और का सामान आ गया है, ये तो बदलवाएगा। उससे अच्छा तेल रिफाइंड मांगा था, लेकिन उसने ये पकड़ा दिया। अच्छा, मुझे तो लगा कि पाव भाजी के लिए केशव इन सब चीजों का इस्तेमाल करता है। वैसे इतनी सुबह तुझे क्या काम याद आ गया जो उठकर सीधा मेरे घर चली आ रही है? अरे मैं तो एक कटोरी चीनी लेने आई थी। वो क्या है ना सरला, चाय बनाने गई थी तो चीनी ही नहीं मिली। ला दे दूं तुझे चीनी, वरना ना तू मेरा खाना पचाने देगी ना तू अपना खाना पचा पाएगी। अब विमला चीनी लेकर तो चली जाती है और इधर सरला अपने बेटे केशव से कहती है, देखा विमला की नजरें कितनी तेज है। मैं तो तुझे कह रही हूँ 2 पैसे कम कमा लेंगे, लेकिन अच्छे से कमाए तो अच्छा रहेगा। माँ, ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए और आप चिंता मत कीजिए। मैं सब कुछ ना देख लूंगा। पहले भी मैं देखता था, अब भी देख लूंगा और अपनी पाव भाजी की दुकान बहुत अच्छे से आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है केशव, तुझे जैसा सही लगे। केशव अपनी दुकान लगाने के लिए अपनी रेडी को लेकर निकल पड़ता है और केशव अपनी रेडी को लेकर उसी जगह पहुंचता है जहां वो रोज दुकान लगाया करता। अब दुकान लगाने के बाद रोज की तरह केशव की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ होने लगती है। पूरा दिन निकल जाता है और शाम को केशव अपनी दुकान को बढ़ाकर घर आ रहा होता है। क्या बात है, आज तो मुझे दुगना मुनाफा हुआ है। आज तो मैंने बहुत कमाई कर ली। माँ को घर जाके बताऊंगा ना तो माँ भी बहुत खुश होगी कि उनके बेटे ने अपने दिमाग से दोगुना मुनाफा कमाया है। अब केशव घर पहुंचता है और अपनी माँ को कुछ पैसे देते हुए कहता है, माँ 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 माँ, आज मुझे दोगुना मुनाफा हुआ है और ये लीजिए कुछ पैसे आप अपने पास रखिए। क्या बात है, मेरा बेटा बड़ा हो गया है और वो घर की जिम्मेदारियों को भी समझने लगा है। लेकिन मैं फिर से तुझे समझा रही हूँ, कभी कभी हमारी चालाकियाँ भी मुसीबत का कारण बन जाती है। अरे माँ, आपका बेटा केशव है ना, आप क्यों चिंता करती हो? सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। केशव थोड़े पैसे ज्यादा कमाने के लिए अपनी बनी बनाई दुकान को डुबा ना दे। उसकी माँ सरला को हमेशा यही डर लगा रहता था, लेकिन केशव बड़ी ही चालाकियों से अपने काम में लगा था। कभी वो सस्ते तेल रिफाइंड और कभी वो खराब आलू मसाले का इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसके पास थोड़ा ज्यादा पैसा बच सके। अब केशव इस सोच के साथ अपनी पाव भाजी की दुकान चला रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन केशव देखता है उसके ग्राहक कम हो रहे हैं। केशव भाई, एक बात कहूँ, अब वो आपकी पाव भाजी में वो मजा नहीं जो पहले आया करता था। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन मैंने तो पाव भाजी बनाने में पहले भी कोई कमी नहीं की थी और आज भी किसी चीज में कोई कमी नहीं की है। देखो केशव भाई, हम रोज पाव भाजी खाने के शौकीन हैं, हमें तो स्वाद का पता चल ही जाता है। बस मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अब मुझे भी आपके पाव भाजी में कुछ खास स्वाद नहीं आ रहा है। उस आदमी के चले जाने के बाद केशव खुद से कहता है, अच्छा, तभी मैं सोचूं मेरी दुकान पे लोग कम क्यों आ रहे हैं। लगता है इसी कारण से लोग मेरी दुकान पे कम आ रहे हैं। चल कोई नहीं, जितने भी आ रहे हैं काफी है। 50 लोग भी आ गए ना तो मेरी तो अच्छी खासी कमाई हो ही जाएगी। अब केशव इन बातों पर ध्यान नहीं देता और अब भी अपने पाव भाजी बनाने की चीजों में मिलावट ही कर रहा था। एक रोज विमला केशव की दुकान पर पहुंचती है। अरे केशव बेटा, मैंने तो तेरी दुकान पहली बार देखी है। अरे मेरा पोता गोलू जिद करने लगा पाव भाजी खानी है तो आज आया नहीं तो मुझे आना पड़ा। अरे विमला आंटी बैठो ना, मैं अभी बना के देता हूँ पाव भाजी। केशव को विमला पाव भाजी बनाता हुआ देखती है, तभी उसकी नजर ब्रेड पर जाती है जो कि हल्के खराब हो गए थे। अरे केशव, ब्रेड तो ताजा है ना, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जरा दिखा तो। अरे आंटी ठीक है, आज ही मंगवाया मैंने। आप बैठो ना, आपको 1 नंबर पाव भाजी बना के दूंगा। अरे केशव, इसमें तो फफूंदी लग गई है और ये आलू भी मुझे बासी लग रहे हैं। ना ना, तू रहने दे, मुझे नहीं चाहिए। इससे ही मेरे गोलू का पेट खराब रहता है। आंटी ये सब आप मुझे अकेले में भी कह सकती थी, आप सबके सामने बोल के मेरे ग्राहकों को बिगाड़ क्यों रही हो? अरे केशव, कैसी बातें कर रहा है तू? ये खाकर किसको मरना है?
ना ना, मैं तो एक क्या 10 लोगों को बताऊंगी कि तू सड़े हुए सामानों से पाव भाजी बनाता है, और इन सब से तू लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब वहाँ मौजूद लोग भी धीरे धीरे केशव को बिना पैसे दिए ही जाने लगते हैं। केशव उन्हें जाता हुआ देख लेता है। अरे भाई साहब, अरे पैसे तो देते जाओ। अरे अरे सुनो तो। अरे विमला आंटी, ये आपने क्या किया? आपने मेरे सारे ग्राहकों को भड़का के भगा दिया। आपको नहीं लेना था तो मत लो यार, चली जाती ना चुपचाप से। मेरा सारा धंधा चौपट करके रख दिया आपने। अरे मैं क्यों करवाने लगी तेरा धंधा चौपट? मैंने जो देखा वही तुझे कहा है। विमला के हंगामे से जो भी 4 लोग केशव की दुकान पर आ रहे थे, अब उन्होंने भी आना बंद कर दिया था और धीरे धीरे केशव की दुकान पूरी तरह बंद हो गई, क्योंकि 2 पैसे बचाने के लिए केशव ने अपनी दुकान में जिन सामानों का इस्तेमाल किया, उससे उसकी पाव भाजी की दुकान बंद ही हो गई, जिससे केशव अपने लिए नया काम ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगता है। मैं तुझे समझाती रही, लेकिन तू है कि कुछ समझता ही नहीं है। माँ, ये सब मेरे कारण हुआ है। मैंने अपनी चालाकियां दिखाने के चक्कर में अपना सब कुछ खो दिया। इतना अच्छा धंधा चल रहा था मेरा, मैंने सब कुछ बर्बाद कर लिया। अपनी अच्छी खासी चलती हुई पाव भाजी की दुकान पे ताला लगवा दिया। अब केशव की वजह से उसकी बनी बनाई इज्जत और पाव भाजी की दुकान दोनों ही बदनाम हो चुके थे। शकुंतला की बहू रीता शादी के दूसरे दिन सुबह सुबह बेचैनी महसूस कर रही थी, जिसे देखकर रीता का पति अशोक रीता से कहता है, रीता तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है, मुझे पानी चाहिए, पानी। अब तुम ठीक हो? क्या हुआ अचानक तुम्हें? हाँ, थोड़ा ठीक लग रहा है। पता नहीं अचानक से मुझे बेचैनी कैसे होने लगी। अरे होता है, गर्मी भी कितनी है। अगर फिर कुछ ऐसा ऐसा होगा लगेगा तो डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अब रीता अपनी सास के साथ किचन में काम करवा कर घर का झाड़ू पोछा करने के बाद नहाने जाती है। इसे ही तो मैं ढूंढ रही थी। क्या बात है, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, मजा ही आ गया। रीता कुछ समय बाद नहाकर निकलती है तो रीता की सास शकुंतला नहाने जाती है। कुछ समय बाद शकुंतला नहाकर बाहर निकलती है। बहू तो नहाने गई थी, तो क्या साबुन था बाथरूम में? अगर मैंने कहा कि साबुन था बाथरूम में तो ये मुझसे पूछेंगी कि अब वो कहाँ गया। इससे अच्छा है मैंने साफ साफ इनकार ही कर दूं। अरे बहू, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, क्या हुआ बता तो कुछ। ना ना माँ जी, मैं भी इतनी गर्मी में बिना साबुन के ही नहा कर आई हूँ। बताओ, कल ही साबुन रखा हुआ था, आज पूरा का पूरा साबुन गायब हो गया। ये क्या बहू, ये बुलबुले कहाँ से आ रहे हैं? कहीं तूने तो साबुन नहीं खाया जो हजम नहीं हुआ? माँ जी, ये क्या बोल रही हो आप? भला कोई साबुन भी खा सकता है? तो क्या सुबह सुबह पानी में सरफ मिलाकर पिया था क्या तूने? माँ जी, आप तो जानती हैं पीने का और नहाने का पानी कितना खराब आ रहा है। अजीब कारण दे गई है बहू, मुंह से बुलबुले आने के। शकुंतला तो साबुन ढूंढ रही थी, इसीलिए वो इस बात को इग्नोर कर देती है और अगले दिन भी शकुंतला नहाने जाती है तो उसे फिर से साबुन नहीं मिलता। बहू, ओ बहू, कहाँ है? हाँ माँ जी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? सच सच बता, साबुन कहाँ है? आज भी मैं नहाने गई तो मुझे साबुन नहीं मिला। तो क्या माँ जी, आप मुझ पर शक कर रही हो? अपनी भोली सी बहू पर शक कर रही हो, जिसने आज तक एक मक्खी नहीं मारी, उस पर शक कर रही हो आप? अरे अरे, बहू तो रोने लगी। मैं तो बस पूछ रही हूँ। बहू, सच में ना जाने कौन इतनी महंगी महंगी साबुन चोरी करके ले जा रहा है। कहीं ये गिलहरी का तो काम नहीं? माँ, हो सकता है वो नाले के रास्ते में आ जाती हो और साबुन चुरा ले जाती हो। अरे तो उसे साबुन से ही दुश्मनी है क्या? लगता है वो भी साबुन ले जाती है अपने बच्चों को नहलाने के लिए। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन हर रोज शकुंतला के बाथरूम से एक एक साबुन गायब होता जा रहा था, जिससे शकुंतला भी परेशान हो चुकी थी। अरे शकुंतला कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है शकुंतला, लगता है घर पर नहीं है। अरे कहाँ जा रही है? थोड़ा भी सब्र नहीं है ना विमला तुझे? मैं आ रही हूँ, रुक तो जा। अरे शकुंतला, और बता कैसी है? आजकल तू कहीं आती जाती भी नहीं, मैंने सोचा मैं ही तुझसे मिलने आ जाऊँ। अरे विमला, क्या बताऊँ, मेरे घर में तो साबुन चोर का आतंक मंडरा रहा है। साबुन चोर? ये कैसा चोर है? जरूर उसके शरीर से बदबू आती होगी, तभी तो तेरा साबुन चोरी करके ले जाता है। भगवान जाने कौन और कैसे मेरे बाथरूम में से साबुन चोरी कर रहा है। अरे तो क्या हुआ शकुंतला, साबुन की तो बात है, जाने दे, इतना क्या सोचती है? अरे विमला, 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया है, हर रोज चोरी हो रही है मेरे बाथरूम में साबुन की। क्या बात कर रही है?
कहीं किसी को साबुन खाने की आदत तो नहीं। देख शकुंतला, ये सब बात हर किसी के सामने कहने वाली नहीं होती। जरूर चोर तेरे घर का ही है। बहू, ओ बहू, जरा 2 कप चाय बना ला विमला और मेरे लिए। विमला और शकुंतला आपस में बातें कर रहे थे। तभी थोड़ी ही देर में रीता भी उन दोनों के लिए चाय बना कर ले आती है। लीजिए विमला आंटी, चाय पीजिए। अरे शकुंतला, जो मैंने देखा क्या तू भी वही देख रही है? तेरी बहू के मुंह से ये बुलबुले कैसे? ये तो मैंने बहू के मुंह से बहुत बार निकलते देखा है। क्यों बहू? हाँ हाँ माँ जी, देखो अभी बोलने पर भी बुलबुले निकल रहे हैं। अब रीता के जाने के बाद ही विमला शकुंतला से कहती है, कहने को तो सास बन गई है, लेकिन अकल एक पैसे की नहीं है। चोर और कोई नहीं, तेरी बहू रीता ही है जिसे साबुन खाने का शौक है। राम रे राम, मेरी बहू को क्या मैं खाने को नहीं देती हूँ जो वो साबुन खाकर अपना पेट भर रही है? अरे तेरी बहू को सब मिलता है, लेकिन उसे ये शौक है, बल्कि इससे वो अपना पेट नहीं भरती। अब विमला और शकुंतला दोनों रीता के बंद कमरे से थोड़ी से खुली जगह से रीता के कमरे में ताका झाकी करते हैं। तभी दोनों देखते हैं कि रीता प्लेट में कई सारे साबुन लिए खा रही थी। चुप कर, देख मिल गया ना चोर। अरे विमला आंटी, माँ जी, ये आप लोग क्या कह रहे हो? अरे बहू, मुझे शकुंतला अपना घर दिखा रही थी। कह रही थी दरवाजा टूटने लगा है, पर बैठा नहीं गया तो लेट कर देख रही थी। और तेरे मुंह से अभी भी बुलबुले निकल रहे हैं। हाँ विमला आंटी, ये तो आते ही रहते हैं। अब आप उठ जाइए। अरे बहू, थोड़ा सहारा करना, उठ जाती हूँ। विमला और शकुंतला अपनी आंखों से देखते हैं कि शकुंतला की बहू रीता साबुन खा रही थी, जिस वजह से उसके बोलने या डकार लेने पर भी उसके मुंह से बुलबुले निकल रहे थे। लेकिन शकुंतला को ये सब देखकर धक्का लगता है। थोड़ी देर में अशोक का आना होता है। शकुंतला अपने बेटे को सब कुछ बता देती है। माँ, इस बात का शक तो मुझे भी था, लेकिन मैंने कभी ना बोला और ना रीता से पूछा। लेकिन बेटे, इसकी ये आदत को अगर हम नहीं छुड़वाएंगे तो ये आगे जाके बहुत दिक्कत करेगी। रीता, माँ बता रही थी तुम्हारे मुंह से बुलबुले निकल रहे थे। हाँ, मैंने बताया भी था माँ जी को, ये सब पानी की वजह से ही हो रहा है। अच्छा, तो ये सब हमें क्यों नहीं हो रहा, तुम्हें ही क्यों हो रहा है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। आप लोगों को भी तो आते होंगे, पता नहीं चलता होगा। शकुंतला और अशोक को तो पता चल चुका था कि उसके घर का साबुन चोर कौन है, और वो और कोई नहीं बल्कि रीता थी। लेकिन शकुंतला अपनी बहू की इस आदत को छुड़वाना चाहती थी। विमला, तुझे ही याद कर रही थी। 2-3 दिन से नजर नहीं आई है तू। अरे शकुंतला, तुझे नहीं पता, मेरी बहू की पुणे वाली बहन बहुत बीमार है। क्या हुआ उसे? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं शकुंतला, कुछ भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा बड़ा ऑपरेशन होगा। अरे विमला, रो मत, अब क्या ही कर सकती हैं? इलाज तो करवाना होगा ना। लेकिन हुआ क्या है तेरी बड़ी बहन की बहू को? ये सब रीता भी बस खड़े हुए देख और सुन रही थी। तभी रीता विमला को पानी लाकर देती है और कहती है, लेकिन विमला आंटी, हुआ क्या है ये तो बताओ, जो डॉक्टर ने ये सब करने को कहा है। किस मुंह से बताऊं क्या खाती थी जो ये सब झेलना पड़ रहा है उसे? अरे मुंह से ही बोल, लेकिन बता तो सही, हुआ क्या है? ना ना शकुंतला, मुझसे नहीं बोला जा रहा। तू रोना बंद कर और बोलना विमला, क्या हुआ है? क्यों इतना रोए जा रही है? वो साबुन खाती थी शकुंतला। कहीं वही तो मेरा साबुन तो नहीं चुरा चुरा कर ले जा रही थी? पता नहीं क्यों उसे साबुन खाने का इतना शौक लगा। मुझे तो लग रहा है कुछ हो न जाए। विमला और शकुंतला की ये मिली भगत थी ताकि ये सब सुनकर रीता साबुन खाने की आदत को छोड़ दे। और होता भी कुछ ऐसा है। अगले रोज से बाथरूम से साबुन चोरी नहीं होता और न ही रीता के मुंह से बुलबुले निकलते हैं। कुछ हुआ क्या शकुंतला तेरी बहू का, या अभी भी उसकी आदत नहीं गई? हाँ, काम बन गया। जितना तूने ओवर एक्टिंग की है ना, उसका तो कुछ तो नतीजा निकल ही गया। मुंह फाड़ रही थी बिना मतलब। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।